नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको कॉमर्स वाला जो पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला कंपल्सरी पोर्शन है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों की आपको वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या इस आई बटन पर क्लिक करिए तो भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो कॉमर्स में ही जो आपका सिलेबस सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं सेंट्रल बैंक के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने इसके हिस्टोरिकल चीज़ों को समझे थे, और साथ ही बैंक के सब बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग ये सेंट्रल बैंक के ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो आपका 2 पॉइंट है, यहाँ पे आज हम लोग 2 ही पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, या कह सकते हैं कि जो आपका केंद्रीय बैंक है वो किस उसूलों पे चलता है या अपने किस सिद्धांतों पे चल के वो अपना कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपका जो सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हर संस्था का कुछ सिद्धांत होता है और उसको उसी सिद्धांत पे ही चलना होता है। जैसे आप सभी का कुछ सिद्धांत होगा, अपने सिद्धांतों से आप लोग डगमगाते नहीं होंगे, तो उसी तरह हर संस्था के भी कुछ सिद्धांत हैं, और ये सिद्धांत होने जरूरी हैं, क्योंकि बिना सिद्धांत के आप अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकते, या कहिए कि आप जिस उद्देश्य के लिए निर्मित किए गए हैं वो आप किसी सिद्धांतों को लेकर ही पूरा कर सकते हैं। तो उसी तरह सेंट्रल बैंकिंग के भी कुछ सिद्धांत हैं, वो उसी सिद्धांतों पे होके अपने कार्य को बखूबी रूप से करता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका यही है कि मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता, या कहें मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेन उसकी क्या था, मेन आपका जो सिद्धांत है केंद्रीय बैंक के, वो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक हो, यहाँ पे हम लोग केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, आपका किसी भी देश के किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक होगा, उसका सबसे पहला जो आपका सिद्धांत होता है वो मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ही सबसे बड़ी भूमिका रहती है। तो यहाँ पे आपका जो दिया है कि मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या तात्पर्य है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि हर देश क्या चाहता है, अपने देश की समृद्धि के बारे में चाहता है, कि हर देश चाहता है कि हमारा देश क्या करे, जल्दी से जल्दी ग्रो करे और क्या हो जाए, डेवलप्ड हो जाए। अगर वो डेवलपिंग में है तो डेवलप हो जाए, और अगर अल्प विकसित है तो विकासशील की श्रेणी में आ जाए। तो हर देश क्या होता है, अपने आप को प्रगति में ही लगाने के लिए चाहता है। पर हर देश का जो प्रगति है, या कह सकते हैं उसकी ग्रोथ है, वो किस पे निर्भर करती है, उस देश की मौद्रिक स्थिरता पर निर्भर करती है। बहुत कुछ आपकी मौद्रिक स्थिरता पर निर्भर होती है, क्योंकि सभी कुछ आपका क्या होता है, आप सभी को पता है कि बिना मुद्रा के कोई भी कार्य या कोई भी क्रियाशीलता नहीं होती है किसी भी चीज में। तो होता क्या है कि दोस्तों, जब किसी देश में मौद्रिक स्थिरता होती है तो वहां पे क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो करता है। लोगों में जो बिजनेसमैन हैं या जो पैसा लगाने वाले हैं देश में, उनके ऊपर कोई डर नहीं रहता है कि कल को हमारा पैसा डूब ना जाए, या कह सकते हैं कि अगर आज की करंट सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या है, आप कल के बारे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कि आपको पता नहीं है कि कल क्या हो सकता है, कल मार्केट डाउन हो सकती है, अप हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि अभी क्या है, स्टेबिलिटी या कह सकते हैं जो स्थिरता है वो मार्केट में नहीं है। तो ये आपका क्या है, मौद्रिक जो बैंक होता है, या सॉरी सेंट्रल बैंक जो होता है, वो इसी मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और होता क्या है दोस्तों, कि जब किसी देश की मौद्रिक स्टेबल रहती है तो उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, और साथ ही ग्रोथ होने के साथ ही क्या होता है, वहाँ की रोजगार बढ़ती है, और आपकी बहुत कुछ चीजें किस पे इंटर रिलेक्ट होती है, मौद्रिक स्टेबिलिटी पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट है कि जो पहला सिद्धांत ही है सेंट्रल बैंक का, वो किसी भी देश की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना होता है। दूसरा चीज है आपका नेशनल वेलफेयर, या कहें राष्ट्रीय कल्याण। हर बैंक राष्ट्र के कल्याण में या राष्ट्र के हित के बारे में ही सोच के कार्य करता है, उसका कोई अपना या स्वयं हित नहीं होता है।
या कहिए वो कोई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ग्रो करने के लिए अपना क्या करना है, प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन कमाना है। वो अपने प्रॉफिट को, केंद्रीय बैंक जो होते हैं, सेंट्रल बैंक जो होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, नकार के राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं कि राष्ट्र में कैसे मौद्रिक स्थिरता बनी रहे, कैसे देश ग्रो करे। उस देश के ग्रो करने के साथ ही वहाँ की क्या होती है, आपकी पॉपुलेशंस की जो पर इनकम होती है उस पे भी क्या होता है, आपका मौद्रिक स्थिरता पर या मौद्रिक स्टेबिलिटी का असर पड़ता है। तो वहाँ पे आपका ये सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है उसको अपने प्रॉफिट की खोज नहीं पड़ी रहती है, उसको केवल क्या देखना होता है, अपने नेशनल के राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है कि कितनी जल्दी हमारा राष्ट्र क्या हो, आपका विकसित हो, और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो, उनकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो, मुख्य धारा में जुड़ सके। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो आपका नेशनल वेलफेयर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें इसकी जो है, ये दिया है कि राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र, या कह सकते हैं फ्रीडम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये क्या चीज है, इसको भी समझ लीजिए। होता क्या है दोस्तों कि ये सेंट्रल बैंक जो होता है वो किसी भी राष्ट्र क्या होता है, सर्वोच्च बैंक होता है, और इसके हाथ में बहुत सी चीजें होती हैं जिसका क्या होता है, गलत उपयोग भी हो सकता है। बहुत से इसके पास राइट्स होते हैं, बहुत से क्या कहते हैं, ज़्यादा इनके पास अथॉरिटी होती है। तो इस राइट्स को गलत उपयोग ना किया जाए, या कहे इस पे कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए कि कोई राजनीतिक हित के लिए ये अपना काम करे या राजनीतिक हित के पक्ष में कुछ डिसीजन अपने बना ले। तो इसीलिए कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक को क्या होना चाहिए, इस राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का या किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं रखता है। वो एक क्या है, एक स्वायत्त संस्था होती है, इसीलिए उसको क्या रखा गया है, स्वायत्त संस्था की कैटेगरी में रखा गया है केंद्रीय बैंकों को। और केंद्रीय बैंक अपनी डिसीजन, अपना रेगुलेशंस, या कह सकते हैं अपना जो कार्य है वो क्या करता है, अपने अधिनियम या कह सकते हैं रेगुलेशन एक्ट के थ्रू ही सारी गतिविधियां अपनी करता है। वो किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी राजनीतिक गतिविधियों के हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि जो इसके आपके नियुक्ति की जाती है इनके गवर्नर की, या कह सकते हैं इनके जो उप गवर्नर होते हैं, कुल यहाँ पे आपके सेंट्रल बैंक में 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके जो 10 सदस्य होते हैं वो सरकार द्वारा ही मनोनीत होते हैं। और जो आपके 4 अलग से जो संस्थाएं हैं, या कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनके भी जो आपके उप क्या कहते हैं गवर्नर्स होते हैं, उनको भी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। बट यहाँ पे उनके मनोनीत करने का ये ऐसा असर नहीं है कि वो उस सरकार के या उस सरकार के हित में डिसीजन ले। तो ऐसा ना होकर वो केवल क्या होते हैं, राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होकर ही केंद्रीय बैंक को अपना काम करना चाहिए। और जनरली आपका अभी तक सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो राष्ट्र को ही रख के सामने काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी या कार्यकाल में आप देखे होंगे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये दिया हुआ है एपेक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या कह सकते हैं साख का शीर्ष बिंदु। ये सबको पता है कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, एक राष्ट्र के साख का सबसे उच्च पॉइंट होता है या सेंट्रल पॉइंट होता है, जहां से ही क्या होते हैं, साख का क्रिएशन होता है। होता क्या है दोस्तों, अभी हम लोग आगे भी इस पे डिस्कस करेंगे कि जब किसी देश के बैंकों को, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, साख का निर्माण व्यापारिक बैंक वास्तव में करते हैं, बट उसका जो नियंत्रण होता है वो किसके हाथ में होता है, सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि देश में साख का प्रसार हो, तो वो क्या करता है, आपके जो व्यापारिक बैंक होती हैं उनको सस्ते दर पे बैंक क्या करता है, साख प्रदान करता है। और जब वो चाहता है कि बैंक में राष्ट्र में क्या करे, साख का नियंत्रण हो, तो वो क्या कर देता है, जो आपके ऋण के दर होते हैं या साख के दर होते हैं उनमें वृद्धि कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो होता है कि आपका साख का जो शीर्ष बिंदु होता है वो सेंट्रल बैंक ही होता है, उसी की निगरानी में ही सारे क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक अपनी साख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख ले दोस्तों कि स्पेशल राइट, कुछ इसको विशेषाधिकार भी दिया गया है सेंट्रल बैंक को, जो किसी को भी नहीं दिया गया है। जैसा कि विशेषाधिकार की बात करें तो आपका जो नोट निर्गमन का कार्य होता है
वो कौन करता है? केवल और केवल सेंट्रल बैंक करता है। कोई भी इसके अलावा बैंक, जो कोई भी बैंक होते हैं वो उस नोट का निर्गमन नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है वो केवल सेंट्रल बैंक ही करता है, और कोई व्यापारिक बैंक क्रेडिट कंट्रोल का कार्य नहीं करते, वो बल्कि सेंट्रल बैंक के नियंत्रण में ही क्या होते हैं? कार्य करते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ इसके प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग हो गए, जो मुख्य रूप से इसी प्रिंसिपल्स पे क्या होता है? सेंट्रल बैंकिंग कार्य करते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लें आपके केंद्रीय बैंक के कार्यों की, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कार्य दिए हुए हैं। केंद्रीय बैंक के कार्यों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका सबसे पहला कार्य आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं मुख्य। ये मेन फंक्शंस आपके यही हैं और आपको इतना ही याद रखना है। सबसे पहला काम जो है आपका केंद्रीय बैंक का, वो है मोनोपोली ऑफ नोट इशू, या कहें नोटों का निर्गमन का एकाधिकार। ये क्या है दोस्तों? कि आपका जो भी देश है उसका जो नोट निर्गमन का अधिकार होता है वो केवल एकाधिकार होता है। किसके पास? आपके सेंट्रल बैंक के पास होता है। और सेंट्रल बैंक से पहले आपका जो नोट निर्गमन का कार्य किया जाता था, इसको मैंने कल भी बताया था कि आपका केंद्रीय बैंक से पहले जो था वो दो कार्यों को बटा हुआ था। आपका एक इंपीरियल बैंक था और एक आपके भारत सरकार रहते थे। तो भारत सरकार क्या करता था? नोटों का निर्गमन करता था, और जो आपका इंपीरियल बैंक था वो केवल क्रेडिट कंट्रोल का काम करता था। तो इस तरीके से दो कार्य बटे हुए थे। और हमने ये भी बताया था आपको कि जो आपके हिल्टन यंग आयोग था या कमीशन था, उसने ये दोनों कार्यों को एक साथ कोई स्वायत्त संस्था करे, ये भी अपने कमीशन के आयोग के सुझाव में रखा था। बट आपका जो केंद्रीय बैंक है वो अब ये दोनों काम को एक साथ करता है, और साथ ही आपका जो नोट निर्गमन का अधिकार है वो अब भारत सरकार से हट के किसके पास आ गया है? सेंट्रल बैंक के पास आ गया है। और इसके पीछे आपको ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि जो नोट निर्गमन किया जाता है वो किस पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो ये समझ लीजिए आपके न्यूनतम कोष पद्धति के हिसाब से आपका नोट निर्गमन सेंट्रल बैंक करता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि आपकी 200 करोड़ की ये एक कोष है, इस कोष को 2 रुपए में बांटा गया है। एक आपका 115 करोड़ की क्या होती है? यहाँ पे आपकी स्वर्ण होती है, और 85 करोड़ की यहाँ पे विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं। तो इसकी आपकी कस्टोडी में रख के तभी नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे जितना चाहे उतना नोट निर्गमन करके देश के लोगों को अमीर बना सकती है, पर उसके भी कुछ क्या है? आपके कुछ यहाँ पे कस्टडी रखने के बाद ही क्या होता है? नोटों का निर्गमन होता है। और इतनी कस्टडी हमेशा उसको बना के उसके पश्चात वो कितनी भी नोट का निर्गमन कर सकती है अपने देश के हित के हिसाब से, या कह सकते हैं अपने देश के जीडीपी के अनुसार। जितना भी उसको लगता है कि किसी देश में कितनी मुद्रा सर्कुलेट करनी आवश्यक है, उसके हिसाब से उसको 200 करोड़ की आपकी ये कस्टडी रखने के बाद वो कितनी भी मुद्रा निर्गमित कर सकती है सेंट्रल बैंक दोस्तों। और अगर इसको भी समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो आपकी न्यूनतम कोष पद्धति है ये आपका 1956 से अप्लाई की गई है। इससे पहले आपका था अनुपातिक कोष प्रणाली। जो आपकी न्यूनतम कोष प्रणाली है उससे पहले अनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया गया था। उसमें होता क्या था कि जितने आपका नोटों का निर्गमन करना होता था उसी का अनुपात में उसको स्वर्ण भी क्या होना रखता था? स्वर्ण या उसकी विदेशी प्रतिभूतियां उतनी ही आपको अनुपात में रखना होता था। या कह सकते हैं कि आप अगर आपकी न्यूनतम कोष प्रणाली से पहले क्या होता था कि आप अगर किसी मुद्रा को स्वीकार नहीं करते हैं तो आरबीआई आपको उतनी मुद्रा के बदले स्वर्ण देने के अनुपात में रहता था, या आप उस पत्र मुद्रा के बदले आप आरबीआई से कुछ स्वर्ण या आप कोई भी प्रतिभूति प्राप्त कर सकते थे। बट ये आपका अब ऐसा नहीं है। वो न्यूनतम कोष प्रणाली के अनुसार अब नोटों का निर्गमन करता है सेंट्रल बैंक, जो आपके न्यूनतम कोष प्रणाली पद्धति के अनुसार होता है। तो दोस्तों ये तो आपका नोटों का निर्गमन आपका मेन कौन करता है? सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक के ही एकाधिकार में होता है। दूसरा कार्य अगर हम लोग देख लें दोस्तों तो यहाँ पे दिया है सरकार का बैंक, या कहें सरकारों का बैंक। सरकारों का बैंक कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपके देश में
दो तरह की सरकार होती है, एक सेंट्रल या कह सकते हैं आपका केंद्रीय सरकार, और एक होती है आपकी राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों सरकारों का क्या होता है, बैंक होता है, इसीलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों कि सरकार के पास जितनी भी कोष होती है या कह सकते हैं जो भी कोष इकट्ठा करती है अपने आने वाले वर्षों के व्यय को या बजट को नियंत्रित रखने के लिए, तो वो सारे आपके जो कोष होते हैं वो किसके पास जमा होते हैं, सरकार के केंद्रीय बैंक के पास ही जमा होते हैं। बट इस कोष के पीछे सरकार को कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज केंद्रीय बैंक नहीं देता है। और साथ ही कभी कभी जब केंद्रीय बैंक को कुछ जरूरतें पड़ती हैं, पैसे की या रुपए की कुछ जरूरत पड़ती है, तो वो केंद्रीय बैंक से क्या होता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान कर सकता है या अल्पकालीन ऋण भी प्राप्त करता है। बट इसके पीछे भी वो कोई भी चार्ज नहीं लेता है। साथ ही दोस्तों जो आपके सेंट्रल बैंक होते हैं, जब कभी केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक होते हैं, वो सरकारी जो आपकी सरकारों को जब कभी पैसे की या ऋणों की जरूरत पड़ती है, तो जो आप सुने होंगे कि सरकारी प्रतिभूतियां इशू की जाती है, तो वो आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा ही जनता के पास पहुंचती है और आपके इस सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर ही वो कैश को इकट्ठा करके सरकार की पूर्तियों को पूरा करता है। तो इस तरीके से सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक होता है, जो सरकार के सभी कार्यों को, आपके मौद्रिक कार्यों को करता है और साथ ही समय समय पे जो भी डिसीजंस होती है या सलाह होती है उसको भी देने का कार्य करता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है या आपका जैसे कि IMF की कुछ कोई सम्मेलन हुआ है या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का कोई भी सम्मेलन होता है, तो वहां पे अगर सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधित्व जो होते हैं उसके रूप में जो सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं, उसमें केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो प्रतिनिधि के रूप में भी जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सरकार के जो बैंक का कार्य करता है, उस तरीके से आपके बहुत से ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा सरकार के बैंक के कार्य। और इसके साथ ही दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें तो दिया हुआ है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक का मतलब क्या है दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि सेंट्रल बैंक सर्वोच्च बैंक होती है। तो आपके जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं या कह सकते हैं जितने भी आपके केंद्रीय बैंक के अलावा जो भी बैंक होते हैं, वो सारे बैंक क्या होते हैं, आपके केंद्रीय बैंक के निगरानी में ही होते हैं। या कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, सभी बैंकों के फादर होते हैं, जो क्या होते हैं इनके संरक्षण में ही सारे बैंक क्या होते हैं, कार्य करते हैं। और सभी बैंकों का क्या करता है, इस बैंक सभी बैंकों का इसमें सेंट्रल बैंक में खाते होते हैं, जिससे क्या होता है आपका संशोधनगिरी का जो कार्य होता है वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। ये संशोधनगिरी क्या होता है, अभी हम इसको भी बता देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बैंकों का बैंक का तात्पर्य ये होता है कि जब कभी कॉमर्शियल बैंक को कोई मदद की जरूरत होती है या कभी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं, अपनी प्रतिभूतियों को भुना के अपनी पूर्ति ऋणों की कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और ये सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित रखता है केंद्रीय बैंक, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें दोस्तों, यहाँ पे साख नियंत्रण। तो साख नियंत्रण का दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक ही है जो आपके सिलेबस में भी है। इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं, आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों साख नियंत्रण का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो केंद्रीय बैंक होती है वो पूरे राष्ट्र में क्या करती है, साख को कंट्रोल करने का भी काम करती है। जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो साख को क्रिएशन करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। बट उस साख के निर्माण में केंद्रीय बैंक क्या करती है, नियंत्रण का काम करती है। यदि केंद्रीय बैंक चाहती है कि देश में क्या हो, साख का प्रसार हो, तो वो क्या करती है, बैंक रेट या कह सकते हैं आपके जो बैंक रेट होते हैं उसमें क्या कर देती है, ढिलाव कर देती है या कमी कर देती है, जिससे क्या होती है ज़्यादा ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक अपने बिलों को भुनाने लगते हैं। और जब कभी साख में नियंत्रण रखना होता है तो वो क्या करती है, बैंक रेट में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है, जिससे क्या होती है, साख में कमी हो जाती है। इसके बहुत से आपके दो तरीके से आप क्रेडिट कंट्रोल करती है, एक आपका क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। पर यहाँ पे ये समझ लीजिए आपका जो साख नियंत्रण होता है वो भी सेंट्रल बैंक का काम होता है, या सेंट्रल बैंक केंद्रीय नियंत्रण में सभी साखों का क्या करता है, नियंत्रण भी करता है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये साख नियंत्रण का भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे देखिए लिखा है नगद कोषों का संरक्षक। अभी हमने बताया था आपको कि ये बैंकों का बैंक होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि सारे बैंकों का कुछ क्या होता है, कैश रिजर्व रखना आवश्यक होता है। उस कैश रिजर्व को क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के में जमा रखना पड़ता है। जो आपका क्या होता है, सभी कॉमर्शियल बैंक का एक क्या कहते हैं रेट निर्धारित रहती है कि उतने आपके अपने डिपॉजिट में, जो कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट होते हैं उसका कुछ प्रतिशत आपको सेंट्रल बैंक में कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। वो आपका जो बैंकों के पास जो रिजर्व होता है उसके अलावा भी कुछ रिजर्व आपको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। तो वो सारे नगदों का क्या होता है, संरक्षक भी होता है या कस्टडी में उसके पास रहती है। जब कभी आपके कॉमर्शियल बैंक को नगद की जरूरत होती है तो वो इससे सेंट्रल बैंक से ले लेते हैं। और साथ ही जो आपका संशोधन गृह का कार्य होता है उससे भी ये नगद कोषों में से क्या करके ट्रांसफर करके एक बैंक से दूसरे बैंक में ये कार्य सुगमता से कर लेते हैं। तो नगद कोषों का संरक्षक भी केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। फिर आपका संशोधन गृह का कार्य, संशोधन गृह का कार्य क्या तात्पर्य होता है कि दोस्तों कि जब दो बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके आपस में चेकों का आदान प्रदान जब होता है तो वहां पे एक बैंक दूसरे बैंक के पास चेक को लेकर नगद में कन्वर्ट करने नहीं जाता है, बल्कि संशोधन गृह का काम सेंट्रल बैंक करता है। अभी हमने बताया था कि सेंट्रल बैंक में सभी बैंकों का क्या होता है, खाता होता है। तो उस खाते में जितने भी उनके रिजर्व होते हैं, कैश रिजर्व, उसी कैश रिजर्व से यहाँ पे कैशों का क्या कर देता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देता है। जिससे क्या होता है, सभी बैंकों की जो कैश की लिक्विडिटी होती है वो बनी हुई रहती है और भारी भरकम रकम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे होता क्या है दोस्तों, उदाहरण में अगर आप समझ लें कि होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे एसबीआई है और यहाँ पे एक पीएनबी बैंक है। तो यहाँ पे जैसे कि एसबीआई का कोई ग्राहक आपका क्या करता है, अपने चेक, अपने नाम से चेक लिख के किसी ऐसे होल्डर को दे देता है जिसका खाता पीएनबी बैंक में है। तो अब वो क्या करेगा कि अपने बैंक में जाके उस चेक को जब डिपॉजिट करेगा तो पीएनबी बैंक क्या करेगा, इस बैंक के नाम इतने का चेक जो इशू है उससे क्या करेगा, इतने पैसा लेने के लिए कहेगा। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे 10 लाख का चेक पीएनबी के नाम, पीएनबी में डिपॉजिट हुआ है। तो अब पीएनबी क्या करेगा, एसबीआई से उतना पैसा लेने के लिए कहेगा, क्योंकि इसने क्या किया, उस व्यक्ति के खाते में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। बट यहाँ पे आपका 10 लाख रुपए पीएनबी किससे लेगा, स्टेट बैंक से लेगा। और इसी तरह कोई दूसरा पर्सन जो होगा, जो पीएनबी का पर्सन होगा, वो क्या करेगा, एसबीआई में अपना पैसा कुछ डिपॉजिट किया होगा। तो यहाँ समझ लीजिए 5 लाख का वो चेक किसको दिया है, एसबीआई में जमा किया है। तो इस तरीके से जो 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, वो क्या करेगा कि पीएनबी के खाते में एसबीआई के खाते से रिजर्व बैंक 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देगा, किसके खाते में, पीएनबी के खाते में। इस तरीके से आसानी से संशोधन गृह का कार्य सेंट्रल बैंक कर लेता है और चेकों के आदान प्रदान में बहुत ही आसानी या सुगमता हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका संशोधन गृह का भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें दोस्तों, यहाँ पे प्रकाशन का क्या मतलब है। दोस्तों समय समय पे आप लोग भी देखते होंगे, जो मौद्रिक या कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको पब्लिश किया जाता है। और हर 6 महीने में 6 महीने कह रहे 12 महीने में 4 बार अवश्य रूप से आपकी बैठक होती है। तो उस बैठक की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उसको भी क्या करता है, समय समय पे आरबीआई पब्लिश करता है। और कभी कभी गाइडलाइंस डिक्लेयर करता है, पब्लिकेशन करता है, जो आपके देश के हितों के बारे में होता है, देश की गतिविधियों के, आर्थिक गतिविधियों के बारे में चीजें होती हैं, जिसका प्रकाशन भी कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है। लास्ट में अगर देख लें दोस्तों, पॉइंट ये दिया हुआ है विदेशी प्रतिभूतियों का संरक्षक। तो जो भी आपके विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं और जो आपके स्वर्ण होते हैं या गोल्ड होते हैं, उसका भी रिजर्व किसके पास रखा रहता है, आपके सेंट्रल बैंक के पास रहता है। जब आप कभी विदेशी यात्रा करेंगे तो आपको अपनी मुद्राओं को जमा करके दूसरे देश की, जिस देश में जा रहे हैं वहां पे आपको क्या चाहिए रहता है, उस देश की मुद्रा चाहिए रहता है। तो उस देश की मुद्रा भी किसके पास संरक्षक के रूप में रखी रहती है, ये आपके सेंट्रल बैंक के पास ही रहता है।
वो अलग बात है कि आप किसी भी बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में जाके कन्वर्ट करा लेते हैं, बट वो बैंक भी किससे अटैच रहते हैं? सेंट्रल बैंक से ही अटैच रहते हैं। या आप कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो भी वो जो आपकी मुद्राओं का हस्तांतरण होता है, ट्रांस एक्सचेंज होता है, वो भी किसके थ्रू होता है? सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो आपका विदेशी प्रभुतियाँ हैं या विदेशी मुद्राएँ हैं या आपके देश के जितने भी स्वर्ण कोष होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास ही संरक्षित रहते हैं। और अभी हमने जो बताया आपको कि जो न्यूनतम कोष प्रणाली है उसमें भी आपके 115 करोड़ के गोल्ड क्या होते हैं? रखने पड़ते हैं नोटों का निर्वहन करने के लिए भी। तो इसके अलावा भी आपके पास जो गोल्ड होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, जो सरकार के गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, वो सारी गोल्ड रिजर्व का संरक्षण कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक ही करता है। और आपको पता होगा जब 1991 में क्या हुआ था, आपकी जो क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति थी डामाडोल हो गई थी, तो वहां पे आपके जो गोल्ड्स के थे उसको भी क्या करना पड़ा था? हमें गिरवी रखना पड़ा था आरबीआई के। तो ये तो अलग कहानी है, इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग के मुख्य रूप से इतने ही कार्य हैं। आशा करते हैं सभी कार्यों पे आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल गई होगी। तो इस सारे कार्य को आप लोग याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक के कार्य होते हैं और जो इसके हमने फंक्शंस या कह सकते हैं प्रिंसिपल्स बताए साथ में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो दोस्तों सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हो गए और इसके प्रिंसिपल्स हो गए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह हम सारे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।